गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का सब्जेक्ट है अतीत से वर्तमान। अध्याय है 9, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार। महिला का जो वर्तमान में स्थिति है उसको और उसमें पहले क्या स्थिति था महिला का और आगे क्या सुधार हो सकता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। मतलब महिला का वर्तमान स्थिति, पहले वाली स्थिति और आगे इसमें और सुधार की क्या आवश्यकता है, इस चीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि महिला का वर्तमान में क्या स्थिति है। स्थिति मतलब वर्तमान मतलब वो है जो समय चल रहा है, और स्थिति मतलब उसको क्या क्या करने के लिए परमिशन है, छूट है, और क्या वो कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, या क्या करती है, उसका स्थान क्या है, जगह क्या है। स्थिति मतलब जगह। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में महिला को किस किस तरह का काम करने का अधिकार है। सबसे पहला देखिए, अधिकांश लड़कियां शिक्षा ग्रहण करती है। शिक्षा ग्रहण करना मतलब पढ़ाई करती है, पढ़ाई करने का अधिकार है महिला को। वर्तमान में सभी महिला पढ़ सकती है और जिसको इच्छा है वो पढ़ती है। हायर एजुकेशन तक, उच्च शिक्षा तक वो प्राप्त करती है। दूसरा, नौकरी करने का अधिकार है, नौकरी कर भी रही है। अब आजकल जो भी महिलाएं पढ़ रही हैं वो नौकरी भी अगर प्राप्त करने का इच्छा रखती है और उतना पढ़ाई करती है तो वो नौकरी करती है, करने का उनको परमिशन छूट रहता है, करती हैं। किसी प्रकार का पारिवारिक और सामाजिक दबाव बहुत कम महिला पर नौकरी के लिए रहता है। अब देखिए अगला क्या है, किसी से भी विवाह करने की कानूनी अधिकार प्राप्त है। अब कोई महिला मान लीजिए किसी दूसरे जाति के लड़का से या किसी दूसरे जाति के मतलब लड़का जो रहता है वो किसी दूसरे जाति के लड़की से या किसी दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है तो उसको कानूनी अधिकार प्राप्त है, कानूनी रूप से उसको मान्यता प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, विधवा दोबारा विवाह कर सकती है। विधवा वर्तमान स्थिति में जो जिस महिला का पति मर जाता है तो उसे विधवा कहते हैं। वो विधवा फिर से अगर चाहे, इच्छा हो उसकी कि हम फिर से शादी करें तो शादी कर सकती है। तो इस चीज को देखें। और 2 पॉइंट है, इसको आगे हम देख लेते हैं वर्तमान में और क्या क्या होता है। देखिए आगे का पॉइंट देखिए, पुरुषों जैसा वो वोट डाल सकती है। जब प्रतिनिधि का चुनाव होता है, जब हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं तो उस समय महिला भी वोटिंग करती है। आप हमेशा देखते होंगे न्यूज में कि महिला, या अपने गांव में भी देखते हैं कि जब इलेक्शन का समय होता है, चुनाव का समय आता है तो महिलाएं भी कतारबद्ध, जैसे पुरुष का एक लाइन रहता है वोट गिराने के लिए, वैसे ही महिला का भी एक लाइन रहता है और वो भी वोट गिराने के लिए जाती हैं और अपने मत का प्रयोग करती है प्रतिनिधि के चुनाव के लिए। तो पुरुष के जैसे ही वो भी निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती हैं, मतदान के निर्णय प्रक्रिया में। अगला देखिए, पिता के संपत्ति में कानूनन अधिकार प्राप्त है महिला को। आपको बताए थे न्यायपालिका जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें गीता की एक कहानी, गीता अपने भाई के साथ जब कोर्ट में जाकर के भाई के साथ जो उसको संपत्ति का झगड़ा हो जाता है तो कोर्ट में जाकर के संपत्ति, अपने पिताजी के संपत्ति का बंटवारा कराती है और अपने हिस्सा को वो प्राप्त करती है। तो आप पढ़े थे इस चीज को, उसी चीज को देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि संपत्ति में भी महिला को अधिकार है। तो महिला अब संपत्ति, वैसे व्यवहारिक रूप में अभी तक इसको लोग लागू नहीं किया अपने परिवार में, लेकिन कुछ व्यक्ति जो जागरूक हैं, जो महिलाएं जागरूक हैं, वो अपने अधिकार के लिए अपने पिता से बात करती हैं और वो प्राप्त करती हैं अपने अधिकार को, अपने हिस्सा को। तो यह कानूनन अधिकार है। अब देखिए, राजनीति में भाग ले सकती है महिला। राजनीति में भी आजकल भाग ले रही हैं। आप गांव में भी देखते होंगे कि कई मुखिया जो होती हैं किसी किसी गांव में तो वो महिला होती है। और अब तो इसलिए भी बिहार में स्पेशली 50% महिला, कुल मुखिया जितने हैं बिहार में उनमें 50% महिला मुखिया है, क्योंकि आरक्षण है। तो महिला आरक्षण नहीं रहने पे भी कहीं कहीं पे देखेंगे कि महिला भी इलेक्शन में भाग लेती है, प्रतिनिधि के रूप में अपने को नामांकित कराती है। और आरक्षण रहता है तो वहाँ तो
मुख्य रूप से महिला ही होती है। तो राजनीति में भी भाग ले रही है महिला। तो अभी वर्तमान में ये सब स्थिति महिला का बना हुआ है। तो ये सारा अधिकार अभी मिल गया। अब एक बात और जानना है कि वर्तमान में महिला की स्थिति में कुछ सुधार की आवश्यकता भी है या नहीं है। तो बस इतना है कि जो भी कानून बना हुआ है उसको सही से पालन करना या पालन करवाने का सरकार के द्वारा प्रयास करना चाहिए। जैसे बाल विवाह का कानून है, लेकिन अभी भी आप देखते होंगे कि समाज में कहीं कहीं बाल विवाह कायम है। संपत्ति में महिला को अधिकार है, लेकिन समाज में आप अक्सरहा देखते होंगे, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, कि महिला को पिता के संपत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता है। तो ये कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। और देखिए, राजनीति में महिला भाग ले सकती है, लेकिन आप अक्सरहा देखेंगे कि महिला जनप्रतिनिधि बनने से दूरी बरतती है, और जनप्रतिनिधि बनने की प्रक्रिया में आरक्षण होने पर ही अधिकांश महिला राजनीति में प्रतिनिधि के रूप में भाग लेना चाहती है। उसके बाद सामाजिक स्तर पे भी कई जगह महिला के साथ भेदभाव देखा जाता है। किसी भी सामाजिक निर्णय प्रक्रिया में महिला को किसी प्रकार से भागीदारी नहीं के बराबर देखा गया है। आप देखेंगे कि गांव घर में किसी प्रकार का निर्णय प्रक्रिया जब होता है, जब वो पंचायत के माध्यम से हो या फिर किसी भी सहमति पे, किसी भी विचार पे राय मशविरा हो, तो उसमें सिर्फ पुरुष ही निर्णय ले लेते हैं। और देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण की बात है। महिला कमाने के लिए अधिकार मिल गया महिला को कि महिला नौकरी कर सकती है, लेकिन अधिकांश परिवार में देखेंगे कि महिला काम कर रही है, लेकिन उसके बैंक खाता का या उसके पैसे का जानकारी मुख्य रूप से उसके पति के द्वारा रखा जाता है, और पति के निरीक्षण में ही महिला पैसा को खर्चा कर सकती है, अपने मन से पैसा यूज नहीं कर सकती है, प्रयोग नहीं कर सकती। इस तरह की समस्या देखी गई है अधिकांश परिवार में। अभी भी महिला कहीं ना कहीं पुरुष के द्वारा इस सब प्रक्रिया में शोषित होती है। अब देखिए, अगला समस्या क्या है, तो परिवार में भी महिला के साथ भेदभाव होता है। अब देखिएगा, शिक्षण प्रक्रिया ही है तो अधिकांश परिवार अभी भी बहुत कम, नहीं के बराबर में 100 में मुश्किल से 10 परिवार ऐसे होंगे जो पिता और पुत्र को बराबर, पुत्री और पुत्र को, बेटा और बेटी को बराबर एजुकेशन, बराबर शिक्षा देने का प्रयास करते होंगे। हमने अधिकांश जगह देखा है कि बेटी को किसी सरकारी स्कूल में डाल दिया जाता है, और वो भी अगर नज़दीक में है तो आप पढ़ने के लिए जाइए, लेकिन अगर वही दूर में है तो पढ़ने का उनका व्यवस्था नहीं किया जाता है। और बेटा के लिए प्राइवेट स्कूल खर्चा दे करके जहाँ से संभव हो सके इसको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, लेकिन वही महिला के लिए उतना प्रयास नहीं करना है। बेटी को सिर्फ जन्म देना है और एक मकसद होता है माथा में, दिमाग में, कि इसका शादी कर देना है। तो ये सब एक पारिवारिक संकुचित विचारधारा का शिकार है महिला इस सब जगह पे। फिर घर में काम करने की प्रक्रिया जो महिला का वर्तमान में है, तो घर के काम जो भी है सारा जिम्मेदारी किस पे होता है, महिला पे ही होता है। घर का काम जो है वो कौन करेगी, महिला करेगी। अब घर के काम में अगर ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहेगी महिला, तो कहाँ से वो अपना बौद्धिक विकास, दिमाग का विकास कहाँ से कर पाएगी। इस स्थिति में महिला धीरे धीरे सभी प्रक्रिया से वंचित हो जाती है। और क्या है, तो घरेलू हिंसा, घर में जो भी झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, उसमें अधिकांश समय देखा गया है कि महिला इसमें ज़्यादा प्रताड़ित होती है। महिला को पुरुष के द्वारा मारा पीटा जाता है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। इन सभी समस्या से आज भी कानूनी अधिकार सब में मिल गया, लेकिन उसको प्रयोग में अभी तक नहीं लाया गया। ये क्योंकि अभी भी वर्तमान स्थिति में पितृसत्तात्मक सोच समाज में ज़्यादा हावी है। तो धीरे धीरे जैसे ही महिला का शिक्षा बढ़ेगा, महिला जैसे ही शिक्षित होती जाएगी, तो अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो जाएगी। लेकिन सबसे विडंबना की बात यह है कि ये सारी समस्या महिला के पास रहते हुए भी, पहले भी प्राचीन काल से ही, जब से महिला की स्थिति खराब है तभी से, और वर्तमान स्थिति में भी शिक्षित महिलाएं भी
इन सभी समस्याओं को अपना कर्तव्य समझती है, अपना शोषण नहीं समझती है। महिला से आप जब भी किसी महिला से बात करेंगे, अगर उसका पति उसको पीटा हो या फिर किसी प्रकार का वो मतलब पारंपरिक रूढ़िवादी सोच में जकड़ी हुई हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण स्वरूप मैं बता रही हूँ कि अधिकांश जो फास्टिंग होता है, मतलब उपवास जो होता है जिसमें भूखे पूजा किया जाता है, ये सारा जिम्मेदारी महिला पे ही होता है, प्रारंभ से ही है। अब देखिए, जैसे कि रविवार का व्रत करती है महिला, तो किसके लिए करती है? पता चला कि जो ये बेटा के आयु को बढ़ाने के लिए रविवार का व्रत करती है। जितिया का व्रत आने वाला है, जितिया का त्योहार आने वाला है, उस त्योहार को महिला करती है किसके लिए? पुत्र का आयु बढ़ाने के लिए। हमने आज तक किसी भी प्रकार का ऐसा किसी भी धर्म में नहीं देखे कि जो बेटी की आयु या बेटी का अच्छाई के लिए कोई व्रत किया जाता हो। तो ये कहाँ क्या बता रहा है कि पुरुष को आगे बढ़ाने के लिए महिला अपना सर्वोच्च सब कुछ निछावर करने के लिए, त्यागने के लिए तैयार है, और रिटर्निंग में उसी पुरुषवादी समाज के द्वारा उसे शोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। जब मैं इस विषय पे बात की महिला से, तो महिला बोली कि एक महिला है जिसका तबीयत, बुखार लगा हुआ था, तबीयत खराब था। एक महिला है जो ऑपरेशन करवा करके आई थी, तो फास्टिंग का समय नज़दीक आ गया। अब वो बोली कि हम उसको पूछे कि भाई आप तो फास्टिंग नहीं कीजिएगा इस स्थिति में, तो बोलते हैं कि नहीं, कैसे नहीं करेंगे, परिवार के लिए करना पड़ता है, हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारा परिवार, हमारा बच्चा, ये सब तो सुरक्षित रहेगा, बेटा सुरक्षित रहेगा, तो इसलिए फास्टिंग करना आवश्यक है। तो महिला अपने बारे में आज भी उस रूढ़िवादी सोच से इस तरह से प्रताड़ित है कि अपने जान, अपने स्वास्थ्य के लिए कुछ भी चाहत नहीं रखती है, लेकिन इन समस्या सारा कुछ अपने परिवार को निछावर कर देती है, अपना शरीर, अपना बौद्धिक विकास, हर कुछ उस परिवार को समर्पित कर देती है। तो अभी भी महिला को अंधविश्वास से निकालने की आवश्यकता है। हमको नहीं लगता है कि अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके कोई भी अपने परिवार को अच्छा बना सकता है। अधिकांश विकसित सोच वाले जो पुरुष होते हैं, उनसे भी हम सुने हैं कि वो कहते हैं कि आपको ये फास्टिंग करने की क्या ज़रूरत है, चाहे वो मम्मी हो उनकी या फिर उनकी पत्नी हो, आपको फास्टिंग करने की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी सब कुछ अच्छा है, आपके अंदर रूढ़िवादी सोच है। लेकिन महिला के दिमाग में इस तरह से ये सोच बैठा हुआ है कि नहीं, अगर हम रहें या ना रहें, अगर मेरे फास्टिंग नहीं करने से किसी की जान चली जाएगी तो हम करेंगे। लेकिन वो कभी ये नहीं देखे प्रयोग करके कि सही में जान जाता है या नहीं जाता है। चलिए, इस चीज़ को हम आगे पढ़ते हैं कि अभी मतलब बताना सिर्फ इतना था कि महिला अभी भी कुछ अंधविश्वास से घिरी हुई है, जिसको निकलना आवश्यक है, और तभी निकलेंगे जब शिक्षा अच्छे से ग्रहण करेंगे। तो शिक्षा पे जोर देना चाहिए, इसमें पुरुष को भी आगे आना चाहिए, पुरुष को भी समझाना चाहिए, अपने अपने परिवार की जो भी महिलाएं हैं, कि आप स्वास्थ्य के साथ साथ खिलवाड़ नहीं करें। और स्पेशली धर्म का मतलब, उपासना का मतलब क्या होता है? मन को एकदम एकाग्रचित करना, मन के बारे में एकदम समझना, स्थिर होना, मन के अंदर जो भी बुराई है, जो भी आपके अंदर की कमी है, उसको निकाले, उससे उपवास कर लीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि उपवास करें हम खाना से, उपवास करें हम पानी से। उपवास करना है तो गंदे आचरण से, गंदे विचार से उपवास कर लीजिए। देखिए समाज कितना अच्छा हो जाता है, आपका परिवार कितना प्रतिष्ठित हो जाता है। तो उपवास इस तरह से करना चाहिए। चलिए, वर्तमान स्थिति देख लिए। वर्तमान स्थिति में क्या क्या अधिकार है, किस किस क्षेत्र में महिला बढ़े, वो भी देख लिए, और क्या क्या अभी समस्या और है जिसको ऊपर उठाना है उसको देख लिए। तो राजनीतिक क्षेत्र में भी महिला की भागीदारी कम है, इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि आज से करीब 4-5 दिन पहले 30 तारीख, लगभग 30 सितंबर को राज्यसभा के द्वारा भी महिला के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिला अब लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीट पे इलेक्शन जीत करके जा सकती है, चुनाव जीत करके जा सकती हैं। और बिहार सरकार में इसी दिशा में राजनीति में भागीदारी महिला का बढ़ाने के लिए 50% महिला को स्थानीय चुनाव में हिस्सा दिया गया है।
मतलब ग्राम पंचायत का जो भी चुनाव होता है उसमें 50% महिलाएं होती हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि पहले क्या स्थिति थी महिला की। देखिए लगभग 200 वर्ष पहले, आज से लगभग 200 वर्ष पहले 19वीं शताब्दी के आसपास का ये डाटा है। उससे पहले से ये समस्या चली आ रही थी कि महिला किस प्रकार की स्थिति में जी रही थी। तो बाल विवाह वहाँ निश्चित था, मतलब अधिकांश महिलाएं, कोई कोई महिलाएं ऐसी थी संभ्रांत परिवार का, उच्च परिवार का, जो जिसकी विवाह कुछ मतलब मैच्योर हो जाने के बाद, बड़ी हो जाने के बाद होता था। लेकिन अधिकांश विवाह, बड़े घर छोटे घर, गरीब कहिए अमीर कहिए जो कहिए, सब में बाल विवाह देखा गया। सती प्रथा, सती प्रथा को बाल विवाह मतलब बच्चा में छोटी छोटी बच्ची थी उस सब की शादी हो जाती थी, वो भी बड़े उम्र दराज पुरुष के साथ। तो अब देखिए सती प्रथा, सती प्रथा को समझिए, सती प्रथा भी उस समय था। सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण 510 ईस्वी में मिला है। सबसे पहला सती कब हुई थी? 510 ईस्वी में, गुप्त काल का बात है। और सबसे अंतिम सती कब हुई? तो वो 1987, आज़ादी के बाद भी, भारत जब आज़ाद हुआ है तब भी 1987 ईस्वी में राजस्थान में अंतिम सती जो हुई है वो राजस्थान की है, 1987 में हुई है। उसका नाम रूप कंवर, उस महिला का नाम, उस लड़की का नाम, महिला का नाम, शादीशुदा होती है तभी सती होती है, उस महिला का नाम रूप कंवर था। ठीक है, तो अंतिम सती कब हुई? 1987 में, आज़ादी के बाद भी। अभी तक वर्तमान में जो अंतिम डाटा है महिला का सती होने का वो 1987 का है, और सबसे पहला 510 ईस्वी में, गुप्त काल में। तो सती को समझिए, सती प्रथा क्या था? सती प्रथा वैसा प्रथा था जिसमें महिला के पति के मर जाने के बाद, जिस महिला की शादी हो, जिस लड़की की शादी हो चुकी है, तो उस महिला के पति अगर मर गए तो उस पति के चिता के साथ ही उस महिला को उसी आग का जो चिता होता है जिस पर जलाया जाता है मृत व्यक्ति को, उसी चिता में, पति के चिता में ही उस महिला को जीते जी जला दिया जाता था। यही सती प्रथा था। अब बताइए इतना अमानवीय व्यवहार को किस तरह से धार्मिक रूप दिया गया था, इसको धार्मिक रूप से अच्छा बताया गया था कि इस तरह से करने से महिला सती हो जाती है। तो चलिए अब देखिए अगला समस्या क्या था? विधवा विवाह नहीं कर सकते हैं। अब कम उम्र की महिलाएं होती थी, काफी उम्र दराज पुरुष होते थे। अधिकांश समय चांस होता था कि वो जो ज्यादा उम्र का रहेगा वो पहले मरता है। ऐसा देखा, मरने को तो कोई नहीं, अब कोई कभी मर सकता है, कोई ठिकाना नहीं मरने का, लेकिन जो ज्यादा उम्र का होता है उसका चांसेस ज्यादा जल्दी मरने का होता है। तो उस स्थिति में विधवाएं भी बहुत होती थी। एक तो पहले सती हो जाती थी जिसका पति मर जाता था वो, और अगर जो महिलाएं नहीं सती हुई बच गई तो उसको फिर से विवाह करने का परमिशन नहीं था। अब छोटी बच्ची का पति मर गया, उस कम उम्र से वो अकेले अपना जीवन बिताएगी, इस दुनिया को अपमानित तरीका से उसको सब देखेगा, उसको सब टॉर्चर करेगा, अपने हिसाब से उसके साथ व्यवहार करेगा, तो कितना वो दुख झेलती होगी, समझ सकते हैं। तो विधवा को फिर से विवाह करके अपने नए जीवन की शुरुआत करने की परमिशन नहीं था उस समय, उसको गलत माना जाता था। देखिए पर्दा प्रथा, उस समय पर्दा में रहना लोगों के लिए एक पारंपरिक दबाव था, रूढ़िवादी दबाव कहिए या पारंपरिक दबाव कहिए। पर्दा में रहना मतलब इस प्रकार से कि आप स्कूल नहीं जा सकते हैं, आप घर से नहीं निकल सकते हैं, कुछ आवश्यक काम है तो उसमें भी सेपरेट तरीका से है, इससे ही आप निकल सकते हैं। तो ये पर्दा प्रथा की व्यवस्था थी। पढ़ाई से वंचित, इसी पर्दा प्रथा के कारण सभी महिलाओं को पढ़ाई से वंचित कर दिया गया था, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। धर्म और संस्कृति में भी भेदभाव, अब धार्मिक क्रियाकलाप जो भी है तो इसमें भी कई जगह आज भी दक्षिण भारत की कुछ मंदिर अभी भी है जिसमें महिला का प्रवेश वर्जित है, महिला उसमें नहीं जा सकती है।
तो धार्मिक रूप से सभी धर्म में किसी न किसी प्रकार से महिला के साथ धर्म में भेदभाव किया गया है। उसमें धार्मिक कर्म कांड में भी पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया गया है, महिला को कम बताया गया है। सांस्कृतिक भेदभाव भी था महिला के साथ। जैसे जो भी पहनावा है, ओढ़ावा है, खान पान, रहन सहन जो भी है, उस सभी में महिलाओं के साथ भेदभाव होता था। तो इस सभी प्रकार के भेदभाव को निपटाने के लिए और एक और समस्या था कि महिला को अपने पिता के संपत्ति में अधिकार नहीं था। ये सती भी जो किया जाता था, इसके पीछे भी बताया गया है कि महिला जब विधवा हो जाती थी तो जिंदा रहेगी तो अपने पति के संपत्ति में हिस्सा मांगेगी, अधिकार मांगेगी। तो इसीलिए इसको समाप्त ही कर दिया जाए, जो न जिंदा रहेगी, न संपत्ति का बंटवारा होगा, न हिस्सेदार पैदा होगा। तो ये समस्या था। और पिता के संपत्ति में भी महिला को अधिकार नहीं था। इन सभी कारणों से महिला काफी शोषित थी, काफी परेशान रहती थी, दबी कुचली सी थी। और इस सभी विचार को वो अपना कर्तव्य मानती थी। ये सबसे बड़ी विडंबना ये था कि जिसका शोषण होता था उसी को नहीं पता होता था कि हमारा शोषण हो रहा है। वो उसको अपना कर्म समझती थी, कर्तव्य समझती थी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, इसलिए खुशी खुशी उस दबाव को, उस परंपरा को वो झेलती थी। अब देखिए, इस सभी समस्या का निपटारा करने के लिए कुछ महापुरुष आए, जिसके बारे में अध्ययन करना हम लोग को जरूरी है। जैसे राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से सती प्रथा 1829 ईस्वी में समाप्त हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिनके प्रयास से विधवा पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार लाया गया। लॉर्ड डलहौजी जो उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उन्हीं के साथ सहयोग करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर महिलाओं के लिए विधवा महिलाओं के लिए पुनर्विवाह का कानून पारित करवाए थे। तो इन सभी प्रकार के कुछ समाज सुधारक थे जो उस समय महिला की स्थिति को ऊपर करने के लिए बहुत प्रयास किए, जिसके बारे में हम लोग अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे।